विद्यार्थियों, आज हम संपदा के मूल्य को अधिकतम करने के सिद्धांत अर्थात वित्तीय प्रबंध के द्वितीय उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। संपदा के मूल्य को अधिकतम करने के सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि अब लाभ को अधिकतम करने के स्थान पर फर्म का व्यवसायी संपदा के मूल्य को अधिकतम करना व्यवसाय का मूल उद्देश्य मानने लगा है। अतः वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य भी फर्म की संपदा के मूल्य को अधिकतम करना ही होता है। किसी आर्थिक कार्य को करने से शुद्ध वर्तमान मूल्य अर्थात नेट प्रेजेंट वैल्यू और वर्थ धनात्मक होता है तो उस कार्य को किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में फर्म की संपदा के मूल्य में वृद्धि होती है और किसी कार्य को शुद्ध वर्तमान मूल्य उस कार्य से प्राप्त कुल वर्तमान मूल्य में से उस कार्य में से की गई प्रारंभिक पूंजी विनियोजन की राशि घटाने से प्राप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य के संबंध में वर्तमान मूल्य नकारात्मक होता है तो उस कार्य को नहीं किया जाना चाहिए। संपदा मूल्य के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी यह कार्य करने के लिए मूल्य को अधिकतम करने के सिद्धांत परिवर्तित व्यावसायिक परिस्थितियों में निगमित उपक्रमों के लिए भी उपयुक्त रहता है। यह सिद्धांत संभावित लाभों के समय मूल्य को मान्यता देता है तथा जोखिम एवं अनिश्चितता का भी विश्लेषण करता है। अतः वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य उपक्रम की संपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना होना चाहिए। निगमित उपक्रमों में यदि अंशों का मूल्य एक लंबे समय में लगातार बढ़ रहा है तो यह कहा जा सकता है कि वित्त प्रबंध निगम उद्देश्यों की पूर्ति में सक्षम रहा है। संपदा के मूल्य को अधिकतम करने के सिद्धांत अथवा गुण। प्रथम, संपदा के मूल्य अधिकतम करना एक स्पष्ट कारण यह है कि इसमें भावी रोकड़ प्रवाहों का वर्तमान मूल्य लिया जाता है, अर्थात केवल इसमें वर्तमान मूल्य से संबंधित ही अध्ययन किया जाता है, भूत और भविष्य के बारे में इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, यह सिद्धांत मुद्रा के समय मूल्य पर विचार करता है, जिससे रोकड़ प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रबंध महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। इसके अंतर्गत वर्तमान समय को ही मुख्य आधार माना जाता है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत को सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, अर्थात यह यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह वित्तीय संस्थाओं, स्वामियों, कर्मचारियों तथा समाज सबके हित का ध्यान रखता है। नेक्स्ट, यह सिद्धांत प्रबंध को सुदृढ़ लाभांश नीति अपनाने का निर्देशन देता है, जिससे कि समता अंशधारियों को अधिकतम प्रत्याय प्राप्त हो सके। नेक्स्ट, यह सिद्धांत जोखिम तत्व को विनियोग निर्णयों में आवश्यक महत्व प्रदान करता है, अर्थात इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यवसाय को होने वाला जोखिम कौन सी स्थिति में होगा और जोखिम की स्थिति किस प्रकार की होगी, वर्तमान में जोखिम कितना है और भविष्य में उसका जोखिम बढ़ने की संभावना कितनी रहेगी। एक फर्म जो अपने अंशधारियों की संपत्ति का मूल्य अधिकतम करने का कार्य करता है, उसे निम्न कार्य करने चाहिए। फर्स्ट, ऊंचे स्तर की जोखिमों से बचाया जाए, अर्थात यदि फर्म के दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रचलनों को देखा जाए तो उनमें अनावश्यक तथा अधिक मात्रा वाली जोखिमों से बचना चाहिए, अर्थात अधिक जोखिमपूर्ण कार्यों की तुलना में कम जोखिमपूर्ण तथा अधिक लाभदायक
क्षेत्र वाले कार्यों को चुनना चाहिए, जिससे कि ऊंचे स्तर की जोखिम की क्रियाएं फर्म के लिए घातक सिद्ध ना हो। नेक्स्ट, लागत में कमी। वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य के अंतर्गत संस्था को एक तरफ पूंजी की लागत को कम करने के साधनों को ढूंढना चाहिए, जिससे कि साधन न्यूनतम लागत पर प्राप्त किए जा सके और अपने कार्यचालन की लागत अर्थात ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम की जा सके। कार्यचालन की लागत से तात्पर्य यह है कि व्यवसाय ऐसे स्थान पर स्थित हो जहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान, संपत्ति, पूंजी आदि का लाना ले जाना, श्रमिकों का मिलना आदि न्यूनतम लागत पर हो। नेक्स्ट, लाभांश का भुगतान। लाभांशों का भुगतान फर्म तथा अंशधारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। फर्म के जीवन के प्रारंभिक वर्ष में लाभांश की दर नीची तथा जैसे जैसे फर्म परिपक्व हो या उसका विस्तार हो, धन की कम आवश्यकता होने पर वैसे वैसे अधिक लाभांश दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। निरंतर उपयुक्त मात्रा में लाभांश प्रदान करने के परिणाम स्वरूप विनियोक्ता आकर्षित होते हैं। फर्म के अंशों का बाजार मूल्य तथा फर्म की वर्तमान संपदा बढ़ती है। नेक्स्ट, विकास अथवा वृद्धि की प्राप्ति। एक फर्म को अपने वर्तमान मूल्य को अधिकतम करने के लिए, विक्रय तथा लाभों में वृद्धि करने के लिए इस प्रकार से कार्य करना चाहिए जिससे कि उसके द्वारा किए गए कार्यों से न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। विकास एवं विस्तार की योजनाएं इस प्रकार बनाई जानी चाहिए जिससे कि लाभ अधिकतम हो और उन्हें लागू करने में भी आसानी रहे। कोई भी संस्था या तो विकास करती है अथवा वह बाजार में प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाती है, इसलिए फर्म को सदैव विकास एवं विस्तार के लिए कार्यशील रहना चाहिए। नेक्स्ट, अंशों के बाजार मूल्य को बनाए रखना। प्रबंध फर्म की संपदा के मूल्य को अधिकतम करना चाहता है, परंतु उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फर्म के अंशों का बाजार मूल्य ऊंचा बना रह सके। इस हेतु सदैव उसे प्रयत्नशील रहना चाहिए तथा वित्तीय प्रबंध को उपक्रम के स्वास्थ्य के साथ साथ स्वामी हित का भी अनुक्षण करना चाहिए। वित्तीय प्रबंध के कार्य अथवा वित्त के कार्य या वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र। एक व्यावसायिक उपक्रम में वित्तीय प्रबंध को कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने होते हैं जिन्हें वित्त के कार्यों के रूप में जाना जाता है। वित्तीय प्रबंध के कार्यों तथा इनके नामों के संदर्भ में वित्तीय विशेषज्ञ एकमत नहीं है। कुछ विशेषज्ञ इन्हें वित्त प्रबंधन निर्णय, विनियोग निर्णय अथवा लाभांश नीति निर्णय आदि के नामों से जानते हैं तथा कुछ अन्य ने वित्तीय नियोजन, संपत्तियों का प्रबंध, कोष का संग्रहण तथा विशेष समस्या का समाधान आदि नाम दिए हैं। जबकि कुछ विशेषज्ञ वित्तीय प्रबंध के कार्यों को आवर्ती वित्त कार्य और अनावर्ती वित्त कार्य तथा नैतिक कार्यों में बांटते हैं। वित्तीय प्रबंध के कार्यों को प्रशासकीय वित्त कार्य एवं नैतिक अथवा दैनिक वित्त कार्यों में बांटा जा सकता है। प्रथम, प्रशासकीय वित्त कार्य। प्रशासकीय वित्त कार्यों के अंतर्गत निम्न कार्य सम्मिलित होते हैं। ए, आवर्ती वित्त कार्य। आवर्ती वित्त कार्य वे होते हैं जो फर्म के कुशल संचालन तथा फर्म के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निरंतर और कोषों के नियोजन एवं संग्रहण, कोषों एवं आय के आवंटन, कोषों का नियंत्रण तथा वित्त कार्य के संबंध में अन्य कार्यों से समन्वय स्थापित करते हैं।
आवर्ती वित्त कार्य कहे जाते हैं। आवर्ती वित्त कार्यों के अंतर्गत हम निम्न कार्यों को सम्मिलित कर सकते हैं। कोषों का नियोजन। कोषों के नियोजन से तात्पर्य यह है कि एक वित्तीय प्रबंधक सर्वप्रथम व्यवसाय के लिए यह अध्ययन करता है कि वह नया है या पुराना। उसके पश्चात एक सुदृढ़ वित्तीय योजना तैयार करता है। वित्तीय योजना से आशय ऐसी योजना से होता है जिसके द्वारा व्यवसाय के वित्तीय कार्यों का अग्रिम निर्धारण किया जाता है। फर्म की वित्तीय योजना का निर्धारण करने के पश्चात कोषों का समुचित उपयोग हो सके तथा उनकी बिल्कुल भी लेश मात्र भी बर्बादी न हो, इसका ध्यान रखा जाता है। वित्तीय योजना के निर्माण के अंतर्गत फर्म के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, कोषों का संग्रहण। कोषों के संग्रहण के अंतर्गत योजना निर्माण के पश्चात यह निर्धारित किया जाता है कि साधनों से किस प्रकार कोषों को संग्रहित किया जाएगा और व्यवसाय की स्थापना के समय दीर्घकालीन कोषों की प्राप्ति के लिए अंशों का निर्गमन किस प्रकार किया जाएगा। अभिगोपकों की सेवाओं का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा तथा साथ ही साथ पूर्व स्थापित और प्रतिष्ठित उपक्रम की स्थिति में वित्तीय प्रबंधक यह भी निर्णय लेता है कि दीर्घकालीन वित्तीय साधन यथा अंशों के निर्गमन से प्राप्त किए जाए अथवा ऋण पत्रों द्वारा अथवा दोनों से प्राप्त किए जा सके। वित्तीय प्रबंधक को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पूंजी वित्तीय परिणामों पर विचार करके दी हुई परिस्थितियों में श्रेष्ठ साधन का चुनाव करना चाहिए जिससे कि साधनों से अनुकूलतम शर्तों पर वित्त प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट, कोषों का आवंटन। कोषों के संग्रहण के पश्चात वित्तीय प्रबंधक कोषों के आवंटन में प्रतियोगी प्रयोगों, लाभदायकता, अनिवार्यता, संपत्तियों के प्रबंध तथा फर्म के समग्र प्रबंध को ध्यान में रखकर कार्य करता है। स्थायी संपत्तियों का प्रबंध करने की जिम्मेदारी वित्तीय प्रबंधक की नहीं होती, तथापि उसे उत्पादन प्रबंधक साथ ही साथ उत्पादन प्रबंधक को स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचानी चाहिए। वित्तीय प्रबंधक ही उत्पादन प्रबंधक को पूंजी परियोजनाओं के विश्लेषण तथा फर्म के पास उपलब्ध पूंजी की जानकारी देता है। नेक्स्ट, आय का आवंटन। वित्तीय प्रबंधक द्वारा फर्म की वार्षिक आय विभिन्न प्रयोगों में आवंटित की जाती है और फर्म की आय को विस्तार कार्यों के लिए किस प्रकार रखा जा सके तथा देय ऋणों का भुगतान किस प्रकार किया जा सके, यह सभी अध्ययन इसके अंतर्गत मालिकों के लाभांश के रूप में वितरण किस प्रकार किया जाए तथा निर्णय फर्म की वित्तीय स्थिति, वर्तमान तथा भावी नकदी आवश्यकताएं एवं अंशधारियों की राशि के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट, कोषों का नियंत्रण। वित्तीय प्रबंधक एक महत्वपूर्ण कार्य साधनों के प्रयोग को नियंत्रित करने से संबंधित करता है। इस कार्य के लिए वित्तीय निष्पादन प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं तथा उनके संदर्भ में वास्तविक निष्पादन की जांच करके विचलनों को ज्ञात किया जाता है जिससे कि विचलन सहाय्य सीमा के बाहर हो तो वहां शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। कोषों का नियंत्रण कार्य कोषों की कमी के समय अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, फर्म के अन्य विभागों में समन्वय। प्रबंधक फर्म के विभिन्न या उपक्रम के विभिन्न विभागों के कार्यों में पाए जाने वाले समन्वय पर भी निर्भर करता है।
वित्त कार्य व्यवसाय के प्रत्येक कार्य को प्रभावित करता है। वित्त कार्य तथा अन्य विभागों में अच्छा समन्वय होना चाहिए, जिससे कि फर्म के विभिन्न कार्य आसानी से निष्पादित किए जा सके और यह का दायित्व वित्तीय प्रबंधक का होता है कि वह विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करे, जिससे कि उनमें एक रूपता हो तथा वित्तीय उद्देश्यों की पूर्ति हो। द्वितीय, अनावर्ती वित्त कार्य। अनावर्ती वित्त कार्य से तात्पर्य ऐसे कार्य हैं जो कि वित्तीय प्रबंधक द्वारा यदा कदा अर्थात कभी कभी ही संपन्न किए जाते हैं। कंपनी के प्रवर्तन के समय वित्तीय योजना का निर्माण, संविलियन के समय संपत्तियों का मूल्यांकन, तरलता के अभाव के समय पुनर्समायोजन का कार्य आदि अनावर्ती वित्त कार्यों के कुछ उदाहरण हैं। इन विशिष्ट घटनाओं के घटने के समय उत्पन्न होने वाली वित्तीय समस्याओं के समाधान के कार्य वित्तीय प्रबंधक द्वारा ही किए जाते हैं और ये सभी कार्य अनावर्ती वित्त कार्य कहलाते हैं। द्वितीय, नैतिक कार्य अथवा दैनिक कार्य। इस वर्ग के अंतर्गत उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो नैतिक प्रवृत्ति अथवा दैनिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये कार्य प्रतिदिन निम्न स्तरीय कर्मचारियों यथा लेखाकार, रोकड़िया, लिपिक आदि द्वारा किए जाते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत हम इन कार्यों को सम्मिलित कर सकते हैं। रोकड़ प्राप्ति एवं उसके वितरण का पर्यवेक्षण, रोकड़ शेषों को व्यवस्थित व सुरक्षित रखना, प्रत्येक व्यवहार का लेखा करके लेखों को सुरक्षित रखना, उधार के व्यवहारों का प्रबंध करना, प्रतिभूतियों व महत्वपूर्ण प्रलेखों की सुरक्षा करना, पेंशन व कल्याण योजनाओं का प्रशासन करना, शीर्ष प्रबंध को सूचनाएं भेजना तथा राजकीय नियमों का पालन करना इत्यादि।